नमस्कार। मैं हूं माइका गोवर्धन रेड्डी। चुनाव ये सिर्फ हार जीत का खेल नहीं है। हमारे लिए चुनाव का मतलब है गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग। मतलब जमीन की आवाज को आंकड़ों में सुनना और फिर उन आंकड़ों से एक बेहतर कल का नक्शा बनाना। आज हम इसी नजरिए से उत्तर प्रदेश की चंदौसी विधानसभा सीट का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि वहां के आंकड़े हमें शासन के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस जमीन की नब्ज को पकड़ते हैं जिसे हम चंदौसी कहते हैं। ये संबल जिले की सीट नंबर 31 है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आरक्षित सीट है। मतलब यहाँ की नुमाइंदगी अनुसूचित जाति का ही कोई सदस्य करेगा। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय को हकीकत में बदलने की एक संवैधानिक कोशिश है। लेकिन चंदौसी की असली पहचान वो तो इसकी मिट्टी में है, इसके खेतों में है और यहाँ के लोगों के पसीने में। ये एक कृषि प्रधान इलाका है, जहां जिंदगी फसलों के साथ उगती है और कटती है। और यहीं पर गवर्नेंस के बड़े बड़े वादों और एक आम इंसान की रोज की जद्दोजहद के बीच का असली फासला दिखता है। हमारा काम इसी फासले को आंकड़ों से नापना है। अब बात करते हैं 2022 की। इस चुनाव में चंदौसी के 59.45% लोगों ने वोट डाला। अब ये आंकड़ा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि लोग अपने भविष्य को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। ये एक अच्छी भागीदारी है जो दिखाती है कि एक बड़ा तबका आज भी मानता है कि उनके एक वोट से फर्क पड़ता है। उनकी उम्मीदें हैं, उनकी अपनी मांगें हैं और वो अपनी आवाज सुनाने के लिए पोलिंग बूथ तक आते हैं। तो 2022 में चंदौसी ने क्या फैसला सुनाया? नतीजे बिल्कुल साफ थे। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गुलाब देवी जी, उन्हें मिले 1,12,890 वोट और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार केएम विमलेश कुमारी जी को मिले 77,523 वोट। यहां सबसे जरूरी बात वोटों की गिनती नहीं, बल्कि जीत और हार का फासला है। 35,367 वोट। जरा सोचिए, ये बहुत बड़ा अंतर है। चुनावी राजनीति में इतना बड़ा मार्जिन सिर्फ एक जीत नहीं होता, ये वोटरों का एक बहुत साफ और ऊंचा पैगाम होता है। और अगर सियासत का मकसद लोगों की सेवा है तो इस पैगाम के हर लफ्ज को समझना बेहद जरूरी है। अगर हम चंदौसी के चुनावी इतिहास को देखें तो एक बात साफ हो जाती है, ये जमीन किसी एक पार्टी की वफादार नहीं रही है। यहां के वोटरों ने बार बार अपने हिसाब से फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी यहां सिर्फ 2 बार जीती है, एक 1993 में और फिर 2012 में। बाकी समय में जनादेश कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी की तरफ गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि चंदौसी का वोटर वफादार नहीं बल्कि समझदार है। वो हर चुनाव में पार्टियों के काम को, उनके वादों को अपनी कसौटी पर तौलता है। तो 2022 के इस बड़े जनादेश ने हमें कौन से मुख्य संदेश दिए? चलिए, हमने इन नतीजों से 3 सबसे बड़े और साफ सिग्नल निकाले हैं। एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिग्नल, बीजेपी ने अपनी पकड़ और मजबूत की है, लगभग 50% वोट शेयर के साथ। मतलब उनका एक मजबूत कोर वोटर बेस बन चुका है। दूसरा सिग्नल, समाजवादी पार्टी ने 2017 के मुकाबले अपना वोट शेयर 7.3% बढ़ाया, जो एक अच्छी रिकवरी है, लेकिन यह वापसी जीत के लिए काफी नहीं थी। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प सिग्नल, यहां के वोटरों की समझदारी। देखिए, उन्होंने विधानसभा में राज्य के मुद्दों पर बीजेपी को चुना, लेकिन इसी इलाके की लोकसभा सीट पर केंद्र के मुद्दों को देखते हुए समाजवादी पार्टी का सांसद है। यह साफ बताता है कि वोटर राज्य और केंद्र की राजनीति का फर्क अच्छे से समझते हैं। जब हम वोटरों की इस गहरी समझ को देखते हैं तो ये हमें एक बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। पब्लिक में बोलना ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इसमें जानकारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तभी हम हर वोटर की गरिमा का सम्मान कर सकते हैं। हमारा काम इन आंकड़ों के जरिए उसी सच्चाई और ईमानदारी को सामने लाना है। चलिए अब इन नतीजों के पीछे की वजहों को और गहराई से चीर फाड़ करते हैं। हमारा ध्यान उम्मीदवारों पर नहीं बल्कि उन सिस्टम्स पर होगा, उन व्यवस्थाओं पर जिन्होंने इस चुनावी नतीजे को शक्ल दी। क्योंकि याद रखिए, चुनाव चेहरे नहीं, व्यवस्थाएं लड़ती हैं। एक तरफ थी सत्ताधारी बीजेपी, उनके पास सरकारी मशीनरी की ताकत थी, चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दिखाने का फायदा था और एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप का सहारा था। वहीं दूसरी तरफ थी समाजवादी पार्टी, जिसे आज भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी पुरानी छवि से जुड़ी धारणाओं का सामना करना पड़ता है। ऊपर से 2017 के चुनाव में कैंडिडेट को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ था, उसका असर भी कहीं ना कहीं बाकी था। तो ये बराबर की लड़ाई नहीं थी।
ये मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि ये एक आरक्षित सीट पर दो महिला नेताओं के बीच था। एक तरफ बीजेपी की 2 बार की तजुर्बेकार विधायक, तो दूसरी तरफ सपा का एक नया चेहरा, जिनकी जड़ें यहीं की जमीन से जुड़ी थीं। ऐसे में महिला वोटरों का रोल और भी अहम हो जाता है। उनकी पसंद, उनके मुद्दे इस चुनाव के नतीजे में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब हम चुनावी आंकड़ों की एक फोरेंसिक जांच करेंगे, मतलब पिछले कई चुनावों के पैटर्न को एक साथ रखकर देखेंगे, ताकि ये समझ सकें कि समय के साथ यहाँ की राजनीति में कौन से बड़े और स्थायी बदलाव आए हैं। इसे आप आंकड़ों का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं, जो हमें भविष्य का रास्ता दिखाता है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। 2012 तक चंदौसी में जीत का अंतर कुछ हजार वोटों का ही होता था, कभी 1100, कभी 4000, यानी मुकाबला हमेशा कांटे का। लेकिन 2017 में अचानक कुछ बदल गया। ये अंतर उछलकर 45,000 के पार चला गया। 2022 में भी ये 35,000 से ऊपर रहा। ये एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय बदलाव है। ये शायद इस तरफ इशारा कर रहा है कि चंदौसी का समाज राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। अब वापस आते हैं वोटिंग परसेंटेज पर। 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीती थी, तब चंदौसी में रिकॉर्ड 71.4% वोटिंग हुई थी। लेकिन 2017 और 2022 में ये आंकड़ा गिरकर लगभग 60% पर आ गया। सवाल ये है कि वो 11% वोटर कौन थे? वो लोग कहां गए जो 2012 में वोट देने निकले थे लेकिन अब घर पर हैं? क्या वो किसी भी पार्टी से निराश हैं, या कोई भी उन्हें बाहर निकलने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा? उनकी ये खामोशी, ये भी एक कहानी कहती है, और इसे सुनना बहुत जरूरी है। तो अतीत के आंकड़ों का विश्लेषण तो हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आज इस वक्त चंदौसी की जमीन की आवाज क्या है? वहां के लोग असल में किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं और मांगे क्या हैं? तो जमीन पर लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? हमारे एनालिसिस में जो मुद्दे सबसे ऊपर आए वो हैं, सबसे पहले बेरोजगारी, जो नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर आता है खेती का संकट, सिंचाई के लिए पानी की कमी और फसल का सही दाम न मिलना। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और गांव में सड़क, बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी भी लोगों को परेशान कर रही है। इन गहरी और असली समस्याओं को सिर्फ चुनावी वादों से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक बैलेंस्ड, लोगों पर केंद्रित गवर्नेंस की जरूरत है। हमने इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए एक 4 आयामी स्ट्रैटेजी का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, शासन का एक ऐसा मॉडल जो चारों दिशाओं में लोगों की भलाई को देखता है। इस सिद्धांत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, सामाजिक कल्याण। इसमें खास तौर पर अनुसूचित जाति के परिवारों के उत्थान पर फोकस हो। दूसरा, आर्थिक विकास, यानी बड़ी फैक्ट्रियों की जगह स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग और रोजगार के मौके बनाना। तीसरा, कानून और व्यवस्था, जिसमें नेशनल मुद्दों से ज्यादा लोकल क्राइम पर लगाम लगाना प्राथमिकता हो। और चौथा स्तंभ है एक ऐसी पहचान बनाना जो समाज के हर वर्ग को जोड़े और सामाजिक न्याय की बात करे। लेकिन सिर्फ एक अच्छी योजना बना लेना, वो भी कागज पर, काफी नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे जमीन पर उतारने की, और लोगों के साथ जो विश्वास का रिश्ता टूटा है उसे फिर से बनाने की। इसके लिए एक ठोस, टाइम बाउंड एक्शन प्लान चाहिए। ये है वो 90 दिन की सीढ़ी जो विश्वास को दोबारा बना सकती है, और इसका क्रम, इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी है। पहले 30 दिन सिर्फ सुनो, गांव-गांव में शिकायत कैंप लगाकर लोगों की बात को धैर्य से सुनो। अगले 30 दिन जुड़ो, घर घर जाकर लोगों से सीधा मिलो, उन्हें महसूस कराओ कि आप उनके साथ हैं। और जब आपने सुन लिया और आप जुड़ गए, तब आखिरी 30 दिनों में वादा करो, अपनी योजना को ठोस गारंटियों के साथ जनता के सामने रखो। बोलने से पहले सुनना, यही विश्वास की नींव है। और विश्वास बनाने के इस पूरे सफर में एक और बात बहुत जरूरी है, वो है लोगों की निजता का सम्मान। जब आप लोगों से घर घर जाकर मिलते हैं तो उनकी सहमति लेना और उनकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना, ये एक आधुनिक और जिम्मेदार राजनीति की पहचान है। ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये लोगों के भरोसे का सम्मान करना है। तो आखिर में हम फिर उसी 35,000 वोटों के अंतर पर आते हैं। ये कोई पत्थर की दीवार नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये बस एक दूरी है, और इस दूरी को सच्ची मेहनत से, लोगों की बात को ध्यान से सुनकर और उनके साथ विश्वास का एक नया पुल बनाकर तय किया जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है, बस मुश्किल है। क्योंकि शासन की असली कामयाबी जीत के मार्जिन में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में आए सुधार में नापी जाती है।
If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics.